हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झकास। तो पलटन का सवाल ये था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका वन शॉट यूट्यूब पे कब आएगा। तो देखिए भाई, हम आपके लिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट यहाँ पे लेकर आए हैं। अच्छा, वन शॉट वीडियो है, लेकिन यहाँ पे सारे जो कंसेप्ट है 100% क्लैरिटी के साथ इन डेप्थ समझाए जाएंगे कि एक बार अगर आप ये वीडियो देखो तो पूरा का पूरा चैप्टर 1 यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चैप्टर की अगर हम बात करें तो बेटा चैप्टर में ना बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट्स है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे गिवन है, क्योंकि आपका पूरा जो क्लास 12 है मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। क्लास 11 बिजनेस के ऊपर बेस्ड था, तो टेक्निकली 11th और 12th में ज्यादा कनेक्शन नहीं है। तो जो बच्चों के मन में अभी भी डर है कि मैम 11th पढ़ाई नहीं किया, ठीक है 11th तो ऐसे ही बस निकलते निकलते निकल गया, तो अब क्या होगा। क्लास 12th में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कुछ कंसेप्ट है जो कनेक्टेड है, बट कोई फिक्र नहीं भाई, वो कंसेप्ट भी हम करा देंगे। ठीक है, पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम तो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बट जो मेन अगर क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन की बात करूं तो पहला जो पार्ट है वो पूरा मैनेजमेंट के मीनिंग के ऊपर है, जहां पे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट बाय डिफरेंट ऑथर्स। बेसिकली ये समझना है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस है, जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद नेचर एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। नेचर में हमने मैनेजमेंट को डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ या साइंस के साथ, आर्ट के साथ, मतलब डिफरेंट फील्ड्स के साथ कंपेयर किया है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। जो लास्ट पार्ट आपका आता है चैप्टर का, वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन के ऊपर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। और एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको बताना होता है क्यों मतलब हम कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ये क्यों का जवाब भी मैं ही आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट से या सबसे पहली चीज से, जो कि है यहाँ पे सिंपल में व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट के तो बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारे मीनिंग्स अलग अलग किताबों में यहाँ पे इलैबोरेटेड है, एक्सप्लेन है, लेकिन मैं अगर आपको बहुत सिंपल भाषा में कहूँ कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अच्छा ये चीज आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट को अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना है, ऑल यू हैव टू से इज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ getting things done from others effectively and efficiently। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं कहती हूँ ना कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैनेजमेंट क्या है समझना। सिंपल भाषा में मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे आप दूसरों से काम कराते हो। तो कल उठ के अगर आप एक मैनेजर हो, चाहे आप मार्केटिंग मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, कोई भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, अगर आप एक मैनेजर हो तो आपका मेन काम होता है डिसीजन मेकिंग। कौन क्या काम करेगा, किसको क्या काम देना है, किसको क्या इंस्ट्रक्शंस देना है, मेनली लोगों से काम करवा के लेना। ठीक है, इस तरीके से कि वो काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करे। बेसिक एम होता है कि मेरे कंपनी के जो भी गोल्स है, जो भी टारगेट्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करे। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि आपकी एक कंपनी है जहां पे आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, अब आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप कहते हो कि भाई इस साल मेरे को कम से कम है ना मेरा आइसक्रीम का सेल 20% से बढ़ाना है। तो 20% से सेल बढ़ाना है, एक गोल है, तो गोल अगर आपने सेट किया, बोलने से अचीव हो जाएगा नहीं ना। अगर आप कोई भी गोल सेट करते हो, जैसे आप कहते हो मेरे को क्लास 12 में 95% प्लस लाना है, तो बोलने से तो नहीं हो रहा है ना, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं, जिससे मेरा गोल अचीव हो। सिमिलरली मैनेजमेंट जब कंपनीज गोल या टारगेट सेट करता है, तो उस गोल को कैसे अचीव किया जाए, क्या करा जाए, किसको क्या काम दिया जाए कि हम ये काम को कंप्लीट करके हमारे गोल्स को अचीव कर सके, यही मैनेजमेंट देखता है। राइट, तो मैनेजमेंट बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस है। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड। ठीक है, वी कनेक्ट
गॉट यू। ठीक है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड फंक्शंस है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन से? आगे चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो इंटर रिलेटेड फंक्शंस है बेसिकली मैनेजमेंट जो भी काम करता है, जो भी इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है, लोगों से काम करवाता है एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ कि कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। तो कंपनी का गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना ये मैनेजमेंट का एक ही पर्पस है, और इसके लिए वो बाकियों से काम करवाता है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है, किसको क्या काम करना डिसाइड करता है। और जब वो काम करते हैं तो उसमें दो चीजें देखी जाती है कि वर्कर्स जब भी काम करे या एम्प्लॉयज जब भी काम करे तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करे। अच्छा, अब बच्चे पूछेंगे मैम काम करे तक समझा, लेकिन इफेक्टिवली एफिशिएंसी क्या है? अच्छा चलिए, तो अब वो समझते हैं। अगर मैं कहती हूं मैनेजमेंट का काम है दूसरों से काम करवाना, काम इस तरीके से करवाना कि वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो, तो इसका मतलब क्या है बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एफिशिएंसी की, ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? टू डू द वर्क इन मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है, और इसमें मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट को आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि यही इसका जो मेन एजेंडा है वो है। देखो एफिशिएंसी में ना सी आता है, तो इसके लिए मैं हमेशा कैसे बोलती हूँ मालूम है? एफिशिएंसी विद अ सी, मुझे इजीली याद रहता है। सी बोलेंगे तो कॉस्ट। तो एफिशिएंसी मतलब क्या कि आप कोई भी काम को करो, चाहे आप शर्ट बना रहे हो, बिस्किट्स बना रहे हो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, काम करते वक्त रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर आप शर्ट बना रहे हो तो उसमें कपड़ा है, बटन है, धागे है, डाई है, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होंगे। ये रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो। अच्छा, आपने कपड़ा वेस्ट कर दिया, आपने बटन्स तोड़ दिए, ठीक है, धागा आपने वेस्ट कर दिया, डाई गिरा दी, अरे बाबा ये रिसोर्सेज खरीदने के लिए पैसा लगता है, कंपनी का कॉस्ट जाता है। अगर आप चीजें वेस्ट कर दोगे मतलब कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो भाई मुनाफा कम हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा महंगा चीज बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कहता है भाई जो भी काम को करो, एज अ मैनेजर ऑफ वर्कर से काम करवा रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखो कि भाई मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में हो, कम से कम खर्चे में वो काम करो। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं सेकेंड कंसेप्ट के ऊपर जाती हूं जो कि है द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब मैं इसको क्या कहती हूँ मालूम है? इफेक्टिवनेस विद अ टी। अच्छा, विद अ टी क्यों कहती हूँ अभी समझाती हूँ। जब मैं इफेक्टिवनेस की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? टू डू द वर्क ऑन टाइम। ठीक है, देखो बेटा काम को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। काम में जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो उसका वेस्टेज ना हो, कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो, ये देखना जरूरी है। पर साथ ही साथ ये भी तो देखना जरूरी है कि अगर आपको कोई काम दिया गया है, वो काम के लिए कुछ एक डेडलाइन दिया गया है, एक टारगेट दिया गया है, तो आपको काम को उतने डेडलाइन के अंडर पूरा करना है। अच्छा, मुझे कहते हैं कि मुझे एक हफ्ते में 50 शर्ट बनाने हैं, मुझे ऑर्डर मिला है, एक हफ्ते के बाद 50 शर्ट मुझे डिलीवर करना है। अब मैं एक हफ्ते के बदले 2 हफ्ते लूंगी तो क्या वो चलेगा? नहीं। तो काम को समय से, जितना आपको डेडलाइन दिया है उसके अंदर काम को पूरा करना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए एज अ मैनेजर जब आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं या जब आप भी काम कर रहे हो तो इसमें 2 चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि काम करो तो सबसे पहले कॉस्ट पे कंट्रोल रखो, जितना कम से कम खर्चे में काम हो सक रहा है उतने कम से कम कॉस्ट में करो। कैसे? रिसोर्सेज वेस्ट मत करो। दूसरा, काम को दिए गए समय के अंदर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, मतलब गिवन टाइम जो है, आपको जो टाइमलाइन दी है उसके अंदर काम को कंप्लीट करना जरूरी है। अब ये कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा इन डिटेल हम लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल। हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री का एग्जांपल लिया है। अब ये फैक्ट्री क्या बनाती है? तो शर्ट्स बनाती है। इस फैक्ट्री को शर्ट का ऑर्डर मिला कि उसको 500 शर्ट्स एक महीने में बनाना है। मतलब मैं एक महीना मतलब 30 डेज अज्यूम कर रही हूँ, तो मुझे जो क्वांटिटी का ऑर्डर मिला है बेटा, ये क्वांटिटी कितनी है? 500 शर्ट्स की। ठीक है, और जो मुझे टाइमलाइन मिला है, ये टाइमलाइन कितना है? तो दैट इज 30 डेज। राइट, मैं अज्यूम कर रही हूँ 1 मंथ मतलब 30 डेज। वो 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, मैं अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे 500 शर्ट्स बनाने हैं और वो मुझे 30 दिन के अंदर बनाने हैं। अब मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। शर्ट्स बनाने के लिए 2 वर्कर्स है। ठीक है, शर्ट जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तो शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 वर्कर्स है। एक का नाम है करण
एंड दूसरा का नाम है यहाँ पे अर्जुन। ठीक है, अब करण जो है एक तरीके से फ्रेशर है, मतलब नया नया है, काम सीख रहा है, नए नए काम को ज्वाइन किया है। अब करण को जब मैंने बोला कि भाई तेरे को शर्ट बनाना है, मैंने शर्ट बनाने के लिए, अब शर्ट तो कपड़े का बनेगा, तो मैंने उसको एक कपड़े का टुकड़ा दे दिया। ठीक है, ये कपड़े का टुकड़ा कितना था, तो समझो 5 मीटर्स क्लॉथ था। ठीक है, अब उसने शर्ट बनाते वक्त क्या किया, तो कपड़े के बीचों बीच से यहाँ पे शर्ट की कटिंग कर दी। अब ये पूरा 5 मीटर का कपड़ा, इसमें से एक शर्ट बना, कितना बना, तो एक शर्ट बना। अब ये जाहिर सी बात है, मैंने बीचों बीच से कटिंग करी, तो ये साइड का जो कपड़ा है ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना दोस्त, तो एक ही शर्ट यहाँ पे बना। अब अज्यूम करती हूँ कि 5 मीटर जो मैंने कपड़ा लिया था, ये कपड़े की कीमत थी 100 रुपीज, तो मैं कहूंगी कि करण ने एक शर्ट बनाया 100 रुपए में, बराबर है। वही अगर मैं अर्जुन की बात करूं ना, तो अर्जुन जो है एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर था, काफी समय से प्रोडक्शन कर रहा था, एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर था, उसको चीजों की ज्यादा जानकारी थी। अब जब मैंने उसको वही एक 5 मीटर का कपड़ा दिया, तो अर्जुन ने क्या किया, कटिंग करते वक्त उसने कोने से शुरुआत की। ठीक है, कटिंग करते वक्त क्या हुआ, तो उसने कोने से शुरुआत की, तो एक उसने यहां से लिया और एक शर्ट का जो उसने कटिंग है वो यहां से लिया, तो उसने वही 5 मीटर का जो कपड़ा मैंने उसको दिया था, यही 5 मीटर के कपड़े में जिसकी कीमत थी 100 रुपया, इसमें उसने 2 शर्ट्स बना लिए दोस्त। मतलब सीधा सीधा हिसाब है कि एक शर्ट 50 रुपए का बना, बराबर है। अब इसने जो शर्ट बनाया, दोनों ने सेम शर्ट बनाया, सेम फैक्ट्री है, सेम कपड़ा है, सब कुछ सेम है। उसने एक शर्ट 100 का बनाया, इसने एक शर्ट 50 का बनाया। अब मान के चलो मैं यही शर्ट 120 का बेच रही हूँ, तो यहाँ पे बस 20 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, और यहाँ पे सीधा 70 रुपया मिल रहा है, 70 रुपीज, डबल से भी ज्यादा। तो ये होता है जब आप एफिशिएंसी के साथ काम करते हो, रिसोर्सेज को आप जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको उतना बेहतर है, क्योंकि इससे कॉस्ट कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात आती है बेटा सेकेंड कंसेप्ट की, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब क्या, काम को दिए गए समय से पूरा करना। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक आइसक्रीम फैक्ट्री का। एक आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, बहुत फेमस थी, बहुत नामी थी। तो उसको 2000 टब्स ऑफ आइसक्रीम का ऑर्डर मिला एक पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी थी नेक्स्ट 7 दिन में, एक हफ्ते के बाद थी, तो कहा था भाई 7 दिन बाद पार्टी है, तो 7 दिन के अंदर 2000 टब आइसक्रीम का मुझे दे दो। अब कंपनी बहुत फेमस थी अपने क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम्स के लिए, तो वो कहती थी भाई हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, 2000 टब्स ऑफ आइसक्रीम तो बनाए, बराबर, लेकिन वो बनाने के लिए उन्होंने ले लिए 10 दिन। कितने दिन ले लिए, 10 दिन। तो भाई क्या ये चलेगा, 7 दिन बाद पार्टी है, 10 दिन बाद आप आइसक्रीम दे रहे हो 2000 टब, तो उसका मैं क्या करूं मेरे दोस्त, पार्टी खत्म हो गई, अब आइसक्रीम का क्या करूं, समझ रहे हो। अच्छा खा लू ठीक है, लेकिन 2000 टब्स है दोस्त, आपके साथ बांट लू, चलो यही ठीक है। बट एनीवेज अगर ऑर्डर डिले हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट इफेक्टिव विद अ टी मतलब टाइम से काम होना चाहिए। तो 7 दिन का टाइम था, टाइम के अंदर काम होना चाहिए था, तो वो इफेक्टिव थे, बट उन्होंने समय से काम पूरा नहीं किया, तो दे आर नॉट इफेक्टिव। ठीक है, चलो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना समझ में आया ये जानने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जिसका जवाब आप मुझे दोगे। ठीक है, अब मैं कहती हूं कि राम was a worker who received a target to produce 100 shirts in a month at a cost of 100 rupees per shirt. ठीक है, he produced 100 shirts within a month, but at a cost of 105 rupees per shirt. ठीक है, अब सवाल ये है
Is Ram both efficient and effective? ठीक है, अब सवाल मैंने पूछा है, जवाब आपको देना है, कैसे देना है? तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो, सवाल पूछने का कारण एक ही है, कंसेप्ट कितना क्लियर है नहीं है समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे जाते बेटा टू द फर्स्ट ब्रीफ क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर फीचर्स कहना चाहती हूँ, कह सकती हूँ? यस, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट सेम है, चाहे जो भी क्वेश्चन आए आपका आंसर सेम रहेगा। सबसे पहला फीचर कहता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये काहे गोल ओरिएंटेड? जैसे मैंने बताया था कि मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है? लोगों से काम करवाना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्यों? सो दैट हम कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट का मेन काम होता है अपने इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करना, लोगों से काम करवाना इस तरीके से कि कंपनी के जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी गोल्स है, उसको हम यहाँ पे अचीव कर सके। तो बिकॉज मैनेजमेंट हमेशा कंपनी के गोल अचीव करने पे फोकस करता है, इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड फीचर क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं परवेसिव का मतलब समझाऊं तो बेटा परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेजेंट एवरीवेयर, या हर जगह मौजूद रहना। तो मैं कहती हूँ मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्यों? हम सोचते हैं कि भाई मैनेजमेंट एकदम ऐसा हाई फंडो कंसेप्ट है, जो मैनेजर्स होता है ऐसे सूट बूट पहन के बड़े बड़े कंपनीज में काम करता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैनेजर्स की अगर हम बात करें या मैनेजमेंट की हम अगर बात करें तो छोटे से छोटे कंपनी, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, जॉइंट कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक एंटरप्राइज हो या प्राइवेट एंटरप्राइज हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये जरूर होता है कि छोटे बिजनेसेस में मैनेजमेंट जो किया जाता है या जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो कम होता है, बड़े बिजनेसेस में इसकी ज्यादा नीड होती है। बट मैनेजमेंट हर जगह मौजूद होता है, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कोई भी टाइप या कोई भी स्केल ऑफ बिजनेस यहाँ पे आप परफॉर्म करो। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि वो हर बिजनेस में मौजूद होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ए मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या? तो मैनेजमेंट को ना अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से देखा जाता है। जैसे मल्टी डायमेंशनल में तीन चीजें होती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। तीनों को डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले अगर मैं कहती हूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क मतलब क्या? अच्छा, आपका जो भी बिजनेस है उसका एक पर्पस होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक हॉस्पिटल है, ठीक है, तो हॉस्पिटल का मेन एम या काम या पर्पस क्या होता है कि भाई मेरे दवाखाने में या हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी बीमारी के साथ आते हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट देना या बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना, ये उनका काम होता है। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली स्कूल की बात करूं तो स्कूल का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करना। तो कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, हर एक बिजनेस का एक पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चला रही हूँ, ठीक है, तो मेरा मेन काम होगा कि लोगों को बेस्ट पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे देना, राइट। तो हर एक बिजनेस का एक पर्पस होता है, एक काम होता है, एक गोल होता है, एक वर्क होता है। तो उसी वर्क के ऊपर फोकस करके ये कोशिश करना कि हम जो भी काम को कर रहे हैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से अगर हम उसको कंप्लीट करें तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कि भाई मेरी अगर हॉस्पिटल है, मेरा काम है लोगों को ट्रीटमेंट देना, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देना, मैं इस तरीके से चीजों को मैनेज करूं कि मेरे सारे पेशेंट जो है उनको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, सेकेंड हम यहाँ पे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ए पीपल मतलब एक तरीके से यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मेरे कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है या वर्कर्स है उनकी, राइट। तो देखो बेटा, अगर आप बिजनेस चला रहे हो, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे बिजनेस चला रहे हो, कंपनीज चला रहे हो, जॉइंट स्टॉक कंपनीज चला रहे हो, अकेले तो नहीं चला रहे, आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अच्छा, वो काम कर रहे हैं तभी कंपनी में चीजें हो रही है, तभी गोल्स अचीव हो रहे हैं, तभी कंपनी पैसे कमा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, उनको एक तरीके से, सही तरीके से मैनेज करना।
अगर कहीं पे उनकी वीकनेस है, कोई चीज़ उनको नहीं आती, तो प्रॉपरली ट्रेनिंग देकर सिखाना, उनको समय से सैलरी देना, जो अच्छा काम करता है उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल देना, प्रमोशंस देना। तो इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हमारे यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करना, अगर उनकी कोई वीकनेस है उसको सुधारना, उनको ट्रेनिंग देना, बेसिकली वो कंपनी में बेस्ट पॉसिबल अपना दे सके, अपना बेस्ट दे सके, ये आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं जो कि है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस मतलब क्या? तो बहुत सिंपल शब्दों में जब मैं यहाँ पे ऑपरेशंस कहती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस की। किसकी बात कर रही हूँ दोस्त? तो मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस की। अब देखो दोस्त, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ वुडन चेयर का, मैं किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ? तो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे वुडन चेयर का। ठीक है, तो एक चीज को समझो, जब आप कोई भी चीज बनाते हो तो उसका एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल आता है। जैसे वुडन चेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो हमें लगता है वो है वुडन ब्लॉक्स। तो वुड आता है, उसके ब्लॉक्स कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिर उसका असेंबलिंग होता है, फिर उसको कलर होके, पॉलिश होके, फिक्सिंग होके फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका बनता है। तो ये जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक बनाने का, इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या तो प्रोडक्शन प्रोसेस। इसी को मैनेज करना कि रॉ मटेरियल से लेके मेरा फाइनल प्रोडक्ट तक, अब मैंने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट किया, ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करना कि इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, काम स्मूथली चले, प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चले, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट जो कि है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो बेटा, ऐसे नहीं होता है कि आप कंपनी जब शुरू कर रहे हो तब मैनेजमेंट चाहिए, बाद में मैनेजमेंट नहीं चाहिए, या साल की शुरुआत में मैनेजमेंट चाहिए, बाद में मैनेजमेंट नहीं चाहिए। नहीं, मैनेजमेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड होता है। कंपनी शुरू करने से लेके कंपनी के अंत तक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस सेट करते हो तो उसके गोल सेट करते हो कि हाँ चलो ये हमारा गोल है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, वो गोल पूरा हो गया तो काम खत्म? नहीं ना, एक गोल पूरा हो गया तो हम दूसरा गोल सेट करेंगे, फिर उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रोसेस करेंगे, वो पूरा हुआ तो तीसरा गोल सेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे गोल्स अचीव होते हैं वैसे हम न्यू गोल सेट करते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द बिजनेस चलते रहता है। तभी हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होता। जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो बेटा, एक अकेला इंसान ना कभी भी कोई भी गोल या टारगेट को पूरा नहीं कर सकता। अगर कोई भी क्रिकेट मैच जीतनी है, अगर एज अ टीम कोई भी अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है, आप अकेले नहीं कर सकते। सब मिलकर जब मेहनत करेंगे, जब बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, फील्डर्स अच्छी फील्डिंग करेंगे, विकेट कीपर्स अच्छी विकेट कीपिंग करेंगे, बैट्समैन अच्छी बैटिंग करेंगे, तब जाकर ओवरऑल टीम जब परफॉर्म करेगा तब गोल्स अचीव होंगे। सेम होता है बेटा यहाँ पे कोई भी कंपनी में। कंपनी जब भी गोल सेट करता है तो ऐसे नहीं होता है कि एक जन काम कर रहा है या एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो गोल अचीव हो जाएगा। नहीं, कंपनी में काम करने वाले सारे लोग जब मिलकर टुवर्ड्स द गोल्स काम करते हैं तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं। इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, सब मिलकर इसको करेंगे तब जाकर कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। बेटा, जब मैं डायनामिक की बात करती हूँ तो डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्या होता है बेटा डायनामिक का मतलब? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बार बार बदलते रहना। अच्छा, मैनेजमेंट को क्यों कहते हैं डायनामिक? क्या मैनेजमेंट बार बार क्यों बदलता है? देखो बेटा, मैनेजमेंट बदलता नहीं है, उसको बदलना पड़ता है। पहली चीज तो ये समझो। अच्छा, क्यों बदलना पड़ता है? क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की जो सराउंडिंग्स होती है, जैसे आप कोई भी बिजनेस करो, आपका कॉम्पिटिटर होगा, आप जहां भी बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री की इकोनॉमी होगी, वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस होगी। तो ये जो भी हमारी सराउंडिंग्स है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स हो गए, इन्फ्लेशन आ गया, रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो अगर महंगाई बढ़ गई तो बिजनेस पे असर होगा, रिसेशन आ गया तो बिजनेस पे असर होगा, कोविड जैसी बीमारी आ गई तो बिजनेस पे असर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में तो बिजनेस पे असर होगा। यहाँ पे हमारे सराउंडिंग्स में जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसका असर हमारे बिजनेस पे होता है।
तो जब हमारी सराउंडिंग्स बदलती है ना, तो मैनेजमेंट को उस सराउंडिंग से एडजस्ट करके अपने आप को बदलना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि आपका बिजनेस है जहाँ पे आप शर्ट्स बना रहे हो, बराबर। अब जब शर्ट्स बनते हैं तो शर्ट्स को ऐसे प्रॉपरली पैक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो शर्ट में ऐसे थोड़ा सा कार्डबोर्ड ऐसे कॉलर वॉलर में सब जगह लगाते हैं, फिर फोल्ड वोल्ड करके पिन लगाते हैं, पिन लगा के एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट रैपर में डालते हैं, फिर उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में डालते हैं। जैसे आप दुकान में जाओगे जैसे बॉक्सेस लगे होंगे, शर्ट आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने तो प्लास्टिक बैन कर दिया, अब आप शर्ट्स के ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं लगा सकते, तो क्या करोगे, आपको अपनी पैकेजिंग चेंज करनी पड़ेगी उस हिसाब से कि भैया प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट को अपनी पैकेजिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए जब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो अब मैनेजमेंट को उसके मुताबिक एडजस्ट करके चलना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज डायनामिक। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज डायनामिक। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट, दैट इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना आप फील कर सकते हो, तो इसको हम कहते हैं इंटैंजिबल। फिर एग्जांपल अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो क्या आप मैनेजमेंट को देख सकते हो? अच्छा, आप कह सकते हो ये देख देख वो कंपनी का मैनेजमेंट कितना बड़ा और खूबसूरत है ना, कह सकते हो? नहीं ना। देखो बेटा, मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, बट कोई भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहती हूँ एक कंपनी है या एक बिजनेस है जैसे निविद्या, ठीक है, तो विद्या जो एक कंपनी है वो फिलहाल एप्पल को भी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी है, और वो भी कुछ सालों में। तो उसका मतलब वो कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म किया है। कब परफॉर्म किया? जब वो कंपनी का मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा। तो कोई भी कंपनी है जिसका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, जो गोल्स अचीव कर रही है, जो प्रॉफिटेबल है, जो आगे बढ़ रही है, जो ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो। तो हम कंपनी के परफॉर्मेंस से, उसके सक्सेस से, उसके ग्रोथ से हम कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट, जो की है आपका अगला क्वेश्चन, एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको 3 सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, इन ऑब्जेक्टिव्स को मैं 3 सब कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकती हूँ। कौन से? तो सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो बेटा, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ना, वो एक तरीके से कंपनी का फायदा या बेनिफिट के लिए होता है। जैसे कंपनी ग्रो करे, कंपनी ज्यादा पैसे कमाए, कंपनी का फायदा देखने वाला ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, दूसरा है जिसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इस सोशल ऑब्जेक्टिव ना कभी भी कंपनी का फायदा नहीं देखता, सोशल ऑब्जेक्टिव बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाया गया है। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, तो उसमें आपने पढ़ा था कि एज अ बिजनेस आपकी सोसाइटी की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। तो लोगों को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, लोगों को प्रोडक्ट्स जो है सस्ते से सस्ते दामों पे मिले, आप सोशल सर्विसेज करो, जैसे गाँव में फ्री मेडिकल सर्विसेज देना, रोड बनाना, शौचालय बनाना। तो ऐसा कोई भी काम आप कर रहे हो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि भाई समाज का भला हो, समाज में रहने वाले लोगों का भला हो, तो उसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी पे जाते हैं जो कि है आपके यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, मैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को 3 नाम से बुला सकती हूँ। एक है आपका यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, एंड थर्ड है आपका यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है बेटा, पर्सनल का मतलब क्या? तो लोग, इन शॉर्ट, राइट। तो जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है, चाहे कोई भी नाम से आप कोई भी किताब में बुला लो, इसका एम होता है कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अरे भाई एम्प्लॉय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द कंपनी है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज का बेनिफिट सोचना, उनका वेलफेयर सोचना। जैसे मैं कहती हूँ कि भाई मेरे एम्प्लॉयज को मैं फ्री हाउसिंग फैसिलिटी दे रही हूँ, या ट्रैवलिंग में उनका स्पॉन्सर कर रही हूँ कि भाई घर से लेकर ऑफिस तक मैं ट्रैवलिंग फैसिलिटी दे रही हूँ, उनके बच्चे की फ्री एजुकेशन देख रही हूँ। तो एम्प्लॉयज को कोई भी बेनिफिट देना, पर्क्स देना, आने जाने के लिए गाड़ी देना, फ्री कैंटीन में फूड देना, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, या तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, या तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करूं, जैसे मैंने बताया था कि जो भी आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंपनी के बेनिफिट या कंपनी के फायदे के लिए बनाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। हो सके तो इसका सीक्वेंस मेंटेन करना, क्योंकि उसमें एक लॉजिक है। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे सर्वाइवल। ठीक है,
सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि भाई देखो, जब बिजनेस नया शुरू होता है बहुत बार ऐसे होता है कि बिजनेस पैसा नहीं कमाए, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में आपका फोकस होना चाहिए सर्वाइवल, इतना पैसा कमाओ कि भाई खर्चा निकल जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे बिजनेस सर्वाइवल फेज पूरा कर लेता है ना, हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हैं जो कि है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सेकेंड पार्ट हो जाता है। देखो कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो तुरंत प्रॉफिट उसमें नहीं होगा, हो सकता है कहीं हो सकता है नहीं होगा, बट आपको एक सोच के साथ बिजनेस शुरू करना पड़ता है कि भाई शुरुआत में हो सकता है 1-2 साल मुझे प्रॉफिट ना हो, शुरुआत में मार्केट को समझने में, लोगों को मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगने में, मार्केटिंग करने में, एडवर्टीजमेंट करने में निकाल जाता है। तो शुरुआत हमेशा सर्वाइवल से होती है, जहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम उतना कमाऊं कि मेरा खर्चा निकल जाए, तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। फिर मैं चाहती हूँ प्रॉफिट पे, जहाँ पे इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ चलो अब सर्वाइव कर लिया, अब मार्केट में मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे अर्निंग करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस है, तब जाकर तो भाई इतना रिस्क लेते हो, राइट। फिर आप थर्ड ऑब्जेक्टिव पे पहुंचते हो जो कि है आपका यहाँ पे ग्रोथ। देखो बेटा, जैसे बिजनेस प्रॉफिट कमाने लगता है ना, वो सोचता है कि हम आगे बढ़े, मतलब बिजनेस को ग्रो करे, बिजनेस को बड़ा करे, बिजनेस को एक्सपैंड करे, तो नई ब्रांचेस खोलना, नई फैक्ट्रीज खोलना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ठीक है, डाइवर्सिफाई करना। जैसे पहले मैं साबुन बनाती थी, अब मैं बिस्किट के बिजनेस में भी चले गई, तो इस तरीके से बिजनेस को और बड़ा करने की कोशिश करना, दैट इज ग्रोथ। ये तीनों जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, जहां पे मेन फोकस होता है मेरे बिजनेस का बेनिफिट। शुरुआत में मैं देखती हूँ सर्वाइवल, मिनिमम उतना इनकम हो कि खर्चा निकल जाए, फिर मैं जाती हूँ टुवर्ड्स प्रॉफिट वेयर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया तो मैं जाती हूँ ग्रोथ के ऊपर कि भाई मेरा बिजनेस आगे फ्यूचर में जाके ग्रो करे, एक्सपैंड करे, डाइवर्सिफाई करे, राइट। तो ये तीनों जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है, राइट। चलिए आगे जाते बेटा टू द सेकंड कैटेगरी जो कि है आपके यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मेन एम होता है सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का वेलफेयर, मतलब बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। देखो बेटा, लोग आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, आपके बिजनेस के प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदते हैं, तब जाकर आपका बिजनेस चलता है। तो मिनिमम उनकी इतनी तो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये जो भी बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस बना के दे वो अच्छे क्वालिटी का हो एंड रीजनेबल प्राइस हो, तो उसी में उनका फायदा है, उसी में उनका बेनिफिट है। रीजनेबल प्राइस होगा, सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे, और अच्छी क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। सिविक एक्टिविटीज मतलब एक तरीके से बेनिफिट ऑफ द पीपल। आप जैसे कहते हो कि शौचालय बना दिए, ठीक है, आपने गांव में बिजली का सप्लाई करके दिया, वहां पे पक्की सड़क बना के दी, तो इसको हम कहते हैं सिविक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर के फिल्टर्स लगा दिए, बैठने के लिए बेंचेस लगा दिए एंड सो ऑन। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। देखो बेटा, बिजनेस का काम होता है लोगों की भलाई सोचना, कहीं ना कहीं लोगों की भलाई होती है जब देश की भलाई होती है, या देश जब ग्रो करता है, देश जब डेवलप करता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना, बिजनेस अर्न करना, टैक्सेस पे करना, ठीक है। टैक्सेस पे करने से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, जीडीपी बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, तो इससे एज अ कंट्री भी आपकी ग्रोथ होती है, जिसमें कंट्री में रहने वाले लोगों का भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है जनरेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए बेटा, बिजनेस अगर आप कर रहे हो ना, तो आपके पास काफी बार ऑप्शन होता है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो कैपिटल इंटेंसिव, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करो। दूसरा ऑप्शन होता है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन कर रहे हो, या ऐसे एरियाज में बिजनेस सेटअप कर रहे हो जहाँ पे नौकरियों की कमी है, ठीक है, उसमें जो स्पेशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, मेन है, विमेन है, उनका अपलिफ्टमेंट दे रहे हो, उनको नौकरी में प्रायोरिटी दे रहे हो, तो इससे साइड सी बात है, सोशल वेलफेयर होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। कहीं पे भी अगर आप बिजनेस हो, आप करोड़ों में, अरबों में कमाते हो, कहीं पे भी आपको लगता है कि आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, आपको करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जैसे टाटाज है, या अंबानीज है, या अडानीज है, या बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जैसे अक्षय कुमार है एंड सो ऑन, तो ये लोग जब भी देश में कोई तकलीफ आती है, कोई दुविधा आती है, तो ये लोग डोनेट करके कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। अच्छा, देश में अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोविड जैसी बीमारियां आ गई, तो वो लोग डोनेट करके, क्योंकि उनके पास सरप्लस इनकम है, तो वो लोग डोनेट करके फाइनेंशियल हेल्प टू द पीपल करते हैं कि भाई उनकी ये तकलीफ को हम मिनिमाइज कर सके या सॉल्व कर सके, राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप गांव में या रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में अलग अलग जगहों पे डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करके, हेल्थ एंड अवेयरनेस प्रोग्राम करके, विमेन अवेयरनेस प्रोग्राम करके, चिल्ड्रन अवेयरनेस प्रोग्राम करके, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करके, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करके, एजुकेशन स्प्रेड करके भी समाज की मदद कर सकते हो। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एनजीओज। एनजीओज एंड गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें आप उनका साथ दे सकते हो,
के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो बेटा, आज पर्यावरण का नुकसान करके या पर्यावरण को पोल्यूट करके हम पे उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ये आप सभी ने देखा है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो हम पोल्यूशन करते हैं उससे लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो इसको मिनिमाइज करना, हो सके वहाँ पे इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना जरूरी है, स्पेशली अगर आप कोशिश कर सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, विमेन है, पीपल इन रूरल एरिया है, जहाँ पे इसकी सख्त ज़रूरत है या उनको नौकरियाँ नहीं मिलती जल्दी, उनको अगर आप प्रायोरिटी दे सकते हो तो भाई वो कहते हैं ना, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है, द चेरी ऑन द केक। ओके, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है आपके ह्यूमन या तो जिसको आप इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो। सबसे पहला ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करते हैं तो आपकी गोल्स पूरे होते हैं, तो वो एम्प्लॉयज को मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलना, मिनिमम उतनी सैलरी मिलना कि उनकी बेसिक जरूरतें जो है वो पूरी कर सके, ये आपकी एक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे काम करते हैं तो उनको स्किल सिखाना, उनको नई चीज़ें सिखाना, उनको न्यू टेक्नोलॉजी सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, जहाँ पे आप उनका भी फ्यूचर बना रहे हो, उनका भी फ्यूचर ग्रोथ देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पियर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड। देखो, लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, बेसिक नेसेसिटी होती है कि उनको रिस्पेक्ट मिले, राइट, लोग उनको जाने, लोग उनको पहचाने, लोग उनको रिस्पेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है, वो उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, फैक्ट्री में अगर काम हो रहा है तो उसके लिए जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ग्लव्स है या हेड गियर्स है, वो सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए। उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप उनके अगर बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हो, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी देते हो, फ्री फूड देते हो, पर्क्स देते हो, ये सब कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आता है। एनीथिंग जो आप एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप चाहो तो इसको सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हो, वन एंड द सेम है। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए बेटा, मैं आपको बार बार लगातार एक ही चीज कह रही हूँ, मैनेजर का मेन एम क्या होता है? मैनेजर लोगों से काम करवा के लेते हैं, एम्प्लॉयज से काम करवा के लेते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का अल्टीमेट पर्पस एक ही है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी गोल से ऑब्जेक्टिव सेट करे उसको अचीव करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, काम करते हैं, काम करवाते हैं, सो दैट कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट मदद करता है कंपनी के गोल्स अचीव करने में, ग्रुप गोल्स अचीव करने में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेजर का काम है लोगों से काम करवा के लेना, बट ये भी ध्यान में रखना कि ये काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो। तो जब भी हम वर्कर्स से काम करवाते हैं तो वर्कर्स को काम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट वर्कर्स मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में काम को करें। अब जैसे मैंने करण अर्जुन की कहानी बताई थी, अगर मैं करण को पहले से ट्रेन कर देती, करण को पहले से बता देती कि भाई शर्ट की कटिंग इस तरीके से करनी है, तो हो सकता है वो भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते। तो अच्छा मैनेजर ही वो होता है जो लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, लोग बेहतर काम कर सके ये कोशिश करता है, बाय ट्रेनिंग, बाय प्लानिंग एंड बाय टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। देखिए बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वो ना किसी के लिए रुकता है ना किसी को पूछता है। कॉम्पिटिटर आना है तो थोड़ी आपको पूछ के आएगा। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होनी है, जैसे अभी करेंटली जीएसटी के रेट्स कुछ चीजों में चेंज हो गए, तो आपको पूछ के करेंगे क्या? अच्छा, इकोनॉमिक कंडीशन अगर चेंज हो गई, मान के चलो आज अगर ईरान इसराइल में वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए, तो आपको पूछ के होंगे क्या? बट इसका असर बिजनेस पे जरूर होगा। तो इन चीजों के मुताबिक चलना, इन चीजों के मुताबिक एडजस्ट करना, न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अपनाना ये जरूरी है। बट बहुत बार ऐसे होता है ना, एम्प्लॉयज नहीं अपनाने तैयार होता है, मतलब नई चीजें आती है तो सीखना पड़ता है, तकलीफ होती है, मेहनत लगती है, तो बहुत लोग रेजिस्ट करते हैं, हमको नहीं करना, पहले का ही ठीक है, हम तो ऐसे ही करेंगे। मैनेजमेंट का काम होता है उनको सिखाना और समझाना।
कि भाई ये आपको करना होगा, ये जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो लोगों को चेंज एक्सेप्ट कराना, लोग चेंज को एक्सेप्ट करें, लोग उस मुताबिक एडजस्ट हो, ये करवाना मैनेजमेंट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अलग है, वो कंपनी के गोल्स है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमको ग्रो करना है, हमें सेल्स बढ़ाना है, वो कंपनी के गोल्स है। लेकिन कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके भी गोल्स होता है। अच्छा, उनको चाहिए कि हमें प्रमोशन मिले, हमें बेहतर सैलरी मिले, ठीक है, हमारा ओहदा बढ़े, हमको एडिशनल पर्क्स मिले, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स होता है कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है। अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो दोनों को पूरा करे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा करे और एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा करे, उनको गाइड करे कि आप आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, आप चाहते हो कि आप नई चीजें सीखो, तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी मैनेजमेंट है उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी के गुड्स देना, रीजनेबल प्राइसेस पे देना, जहाँ पे सिविक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, वो करना। इस तरीके से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, कहीं पे फ्री एजुकेशन देता है, कहीं पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करता है, एंड सोसाइटी ग्रोथ में या सोसाइटी डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हंसते खेलते 3 क्वेश्चंस हो भी गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो थोड़ा सा मतलब ऐसे आप कह सकते हो बेचिता क्वेश्चन है, एकदम ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर, कर देंगे ना इसको भी सॉल्व। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे मैनेजमेंट को 3 इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन से कंपेयर किया। ठीक है, कौन से 3 इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन से कंपेयर किया है? तो हमने मैनेजमेंट का कंपैरिजन किया है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन से। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है जिससे हमने मैनेजमेंट का कंपैरिजन किया है। ये आपको कंक्लूड करना है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये तीनों है या तीनों नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट हम कंपैरिजन करके कंक्लूड करना चाहते हैं कि क्या मैनेजमेंट ये प्रोफेशन के जैसा है या उनके जैसा मिलता जुलता है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ साइंस करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो साइंस के फीचर्स लेंगे, वो फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद है या नहीं वो चेक करेंगे। अगर फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद है, मतलब मैनेजमेंट साइंस जैसा है, तो हम कहेंगे मैनेजमेंट इज अ साइंस। ठीक है, सेम हम आर्ट एंड सेम हम प्रोफेशन के साथ करेंगे। तो सबसे पहला फीचर ऑफ साइंस है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या, पहले मैं वो समझा देती हूँ। जब मैं कहती हूँ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी आप साइंस का कोई भी कोर्स करते हो, अच्छा साइंस में बहुत सारी डिग्रीज आती है, ठीक है, जैसे आप 11-12 साइंस में कर सकते हो, उसके बाद बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। साइंस में बहुत सारे कोर्सेज आता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एक्सेट्रा। तो इसकी किताबें होती है, इसके कोर्सेज होते हैं, इसकी डिग्रीज होती है, इसके लिए यूनिवर्सिटीज होती है। इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि बाबा साइंस के अपने कोर्सेस है, सब्जेक्ट्स है, किताबें हैं, जिसमें आप साइंस में करियर परस्यू कर सकते हो। क्या ये चीज मैनेजमेंट में है? जी हाँ, मैनेजमेंट की भी अपनी किताबें हैं, मैनेजमेंट के भी अपने कोर्सेस है, जैसे बीएमएस है, एमबीए है, बीबीए है, बहुत सारे कोर्सेस है। मैनेजमेंट में भी आप डिग्रीज ले सकते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो फीचर ऑफ साइंस है, ये कंप्लीटली मैनेजमेंट में मौजूद है। तो मतलब पहला फीचर डन डना डन डन। अब सेकेंड फीचर पे जाते हैं, जो कि है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, साइंस के कोई भी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स है वो ऐसे रातों रात नहीं बने, उसके ऊपर रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स का ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही ये प्रिंसिपल्स को बनाए गए, चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी हो या कोई भी हो। ठीक है, तो ऐसे अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की भी बात करें, जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 ही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर ने बनाए हैं। ये प्रिंसिपल भी रातों रात नहीं बने, इसके पीछे भी बहुत सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऑब्जर्वेशंस किए गए, देन ये प्रिंसिपल्स को बनाया गया।
लेकिन दोनों में ना एक बहुत बड़ा फर्क है। साइंस के हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके प्रिंसिपल्स बनाते हैं, वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बनाते हैं। मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा ना, हर बार एक्यूरेट आएगा। जैसे बचपन में हम साइंस के लेबोरेटरी में जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो उसमें स्टेप्स फॉलो करते थे, सबका रिजल्ट सेम और एक्यूरेट आता था। अच्छा नहीं आया मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, और हर जगह ना वो सेम आएगा। ये चीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स करता है या डील करता है, वो डील करता है विद पीपल। अरे लोग ही तो मैनेजमेंट करता है ना, तो मैनेजमेंट डील करता है विद ह्यूमंस एंड विद पीपल। अच्छा लोगों का स्वभाव सबका हमेशा डिट्टो एक जैसा होता है? नहीं। तो इसके रिजल्ट है ना हर जगह थोड़े थोड़े अलग आता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, हमारे एक दोस्तों का ग्रुप होता है, ठीक है, तो हमेशा ग्रुप में एक ऐसा खड़ूस दोस्त होता है जिसकी मजाक करो तो ऐसा मुंह फुला के बैठ जाता है। तो जनरली लोगों की मजाक करते हैं तो वो हंस देते हैं, मतलब हंसी में हिस्सा बन जाते हैं, बट एक अलग निकलता है। ह्यूमंस कैन नेवर बी एग्जैक्टली सेम। तो इसीलिए ये फर्क आने के वजह से हम कहते हैं कि ये फीचर पार्शियली प्रेजेंट है। मतलब हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, बट इसका रिजल्ट कभी कभी वेरी कर सकता है बिकॉज वी डील विद ह्यूमंस, इसीलिए ये पार्शियली प्रेजेंट है। ठीक है। थर्ड फीचर है कि यहाँ पे आपकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। देखो बेटा, सबसे पहले यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब क्या? हर जगह सेम टू सेम। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ वाटर इज H2O, वो हर जगह सेम है। ऐसा नहीं है कि यूएसए में वो H3O है थोड़ा बड़ा, नहीं ना भाई, हर जगह वाटर इज H2O। बट ये चीज बेटा मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट एग्जैक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह नहीं है, वो सिचुएशनल होता है, सिचुएशन के मुताबिक चेंज होते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, रिजल्ट वेरी कर सकता है। तो यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह डिफरेंट होगा, इसीलिए ये फीचर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो साइंस के 3 फीचर्स थे। पहला वाला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है, दूसरा वाला प्रिंसिपल्स ऑफ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन आधा प्रेजेंट है, तीसरा वाला यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रेजेंट नहीं है। तो डेढ़ प्रेजेंट है, डेढ़ प्रेजेंट नहीं है। अब क्या करने का? बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन में क्या कहा जाता है? तो कंक्लूजन में कहा जाता है, चाहो तो मेरे साथ कंक्लूजन नोट कर सकते हो। कंक्लूजन कहता है मैनेजमेंट is a science but not exact or pure science. It can be called inexact or social science. ठीक है। तो मैनेजमेंट साइंस है बट एग्जैक्ट या प्योर साइंस नहीं, उसको इनएग्जैक्ट या सोशल साइंस कह सकते हो, बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, सेकंड चीज से, सेकंड डिसिप्लिन से कंपैरिजन करते हैं, जो कि है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहला आर्ट का फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेम है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की तरह, आर्ट में भी बहुत सारे डिग्रीज होते हैं, कोर्सेज होते हैं जो आप परस्यू कर सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होता है। मैनेजमेंट में भी होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये वाला फीचर तो बेटा एनी विच वाज डन डनाडन है, जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकेंड फीचर की अगर हम बात करें, वो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ हम सबको ड्रॉ करना है एप्पल। क्या ड्रॉ करना है मेरे दोस्त? एप्पल। अच्छा सच में सब लोग एप्पल ड्रॉ करना चाहते हो? कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एप्पल ड्रॉ करना चाहते हो तो कुछ लोग एप्पल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे एक इधर से डंडी निकलेगी, फिर उसके ऐसे डिजाइनर पत्ते बनेंगे, ठीक है, सारी खूबसूरती इन पत्तों में होती है। ठीक है। अब कुछ लोग एप्पल ड्रॉ करेंगे ना, तो एप्पल है कि दिल है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि पियर है क्या है, मतलब बताना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा कि भाई साहब ये एप्पल है, वरना समझ में आएगा नहीं। अच्छा कुछ लोग ड्रॉ करेंगे एप्पल, तो भाई बहुत ज्यादा मतलब एप्पल इनकॉर्पोरेशन के फैन जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसे स्टाइल मारने के लिए ये वाला एप्पल ड्रॉ करेंगे कि भाई हमको तो ये एप्पल चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सेम चीज भी कर रहे हो, इवन इफ यू आर ड्राइंग एप्पल, या फिर आप कोई डांस स्टेप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो कोई ऐसे करेगा टन 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 टन, तो कोई ऐसे करेगा टन 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 टन। देखो कर सेम रहे हो बट करने का तरीका अलग है।
तो इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। वैसे ही अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। भले आप सेम चीज को मैनेज कर रहे हो बट मैनेज करने का जो सबका तरीका होता है ना वो अलग होता है। इसीलिए ये फीचर ऑफ मैनेजमेंट भी आर्ट भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो डन डना डन डन। थर्ड फीचर पे जाते हैं जो कि है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आपको कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, कोई भी आर्ट फॉर्म को अगर आपको मास्टर करना है ना, उसमें एक्सपर्टाइज लानी है, तो आपको रिपीटेटिव प्रैक्टिस एंड अपनी खुद की क्रिएटिविटी उसमें डालनी पड़ती है। कभी भी किसी को कॉपी करके कोई फेमस नहीं बनाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैनेजमेंट, तो बेटा मैनेजमेंट में भी सेम चीज है। अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो आप जब मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे आप काफी साल से चीजों को मैनेज करोगे, वैसे वैसे आपका जो मैनेजमेंट है इंप्रूव होते जाएगा। तो ये फीचर ऑफ आर्ट भी आप कह सकते हो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। डन डना डन डन। तो कहीं ना कहीं तीनों फीचर ऑफ आर्ट जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो इसका कंक्लूजन तो बेटा बहुत ही सिंपल है। आप बहुत इजीली कह सकते हो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, अब लास्ट वाले डिसिप्लिन पे जाते हैं जो कि है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अच्छा, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं ये आपको समझना है। जैसे आपने साइंस और आर्ट के साथ किया कि उसके फीचर्स अपने मैनेजमेंट से कंपेयर किए, सेम आपको यहाँ पे करना है। अब मैं अगर प्रोफेशन के फीचर्स देखूं, बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन इसका ना थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसका कंक्लूजन थोड़ा अलग आता है। ठीक है, अब जैसे मैं फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन कहूँ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वही है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कहो, थियोरेटिकल नॉलेज आप कहो। ठीक है, देखो बेटा, अगर आप कोई भी प्रोफेशन करना चाहते हो या प्रोफेशनल बनना चाहते हो, जैसे आप सीए कहो, आप लॉयर्स कहो, आप डॉक्टर्स कहो, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल्स। आप अगर एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो उसके लिए डिग्रीज है, उसके लिए कोर्सेस है, उसकी किताबें हैं जो आपको परस्यू करना है, जिससे आप प्रोफेशनल बन सकते हो। ठीक है, सेम गोज विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की भी अपनी डिग्रीज है, कोर्सेस है, जिसमें आप मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये वाला फीचर तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे प्रोफेशन हो। लेकिन जब आप सेकेंड फीचर पे जाते हो जो कि है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या? कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल बनना चाहे तो बन सकता है, जी हाँ। लेकिन आज मैं कहती हूँ चल मैं कल से डॉक्टर बन जाऊंगी, तो क्या मैं बन सकती हूँ? नहीं। अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो उसकी एक स्पेसिफिक डिग्री है, उसका एक स्पेसिफिक कोर्स है जो पूरा करने पे, डिग्री प्राप्त करने पे, तब जाकर आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो ना। अच्छा, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है या एमडी की डिग्री है या बीएचएमएस है, बीएमएस है, ठीक है, बीडीएस है, तब जाकर आप एक डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपके पास आईसीएआई की सीए की डिग्री है तो आप एक सीए बन सकते हो। अगर आपके पास एलएलबी है तो आप एक लॉयर बन सकते हो। बट क्या ये डिग्रीज के बिना ये पॉसिबल है? नहीं। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक फिलहाल इंडिया में ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपके पास एमबीए होना ही चाहिए, नहीं। हाँ, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने अभी कंपलसरी कर दिया है कि मैनेजरियल पोजीशन के लिए आपके पास एमबीए फ्रॉम गुड कॉलेज होना चाहिए एंड सो कुछ कंपनीज ने किया है। बट अभी तक ये पूरे इंडिया में कंपल्शन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो फिलहाल ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, आगे जाके में भी हो जाए, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो बेटा, कोई भी प्रोफेशन का ना अपना एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन होता है और वो एसोसिएशन का आपको मेंबर बनना कंपलसरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ठीक है। इनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आईसीएआई है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी के लिए आईसीएसआई है, वैसे ही लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो डिफरेंट एसोसिएशंस होते हैं जिनका आपको मेंबर बनना होता है, उसके बाद आप वो प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट का एक एसोसिएशन है एआईएमए करके, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन अभी तक ऐसा कंपल्शन नहीं है कि अगर आप एक मैनेजर हो तो आपके पास एआईएमए की मेंबरशिप होना कंपलसरी है, उसके कायदे कानून फॉलो करना कंपलसरी है। अभी तक ये कंपलसरी किया नहीं गया है। बहुत लोग इसके मेंबर्स है बट ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसीलिए आप कहोगे ये फीचर भी मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड मतलब डूज एंड डोंट्स। ठीक है, कि आप अगर एक प्रोफेशनल हो, फॉर एग्जांपल आप अगर एक लॉयर हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे केस जीतने के लिए गलत सबूत नहीं देना चाहिए, कभी भी गलत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सो ऑन। मतलब ये एथिकल कोड होते हैं, डूज एंड डोंट्स होता है, राइट।
बट ये चीज बेटा मैनेजमेंट में नहीं है। देखो मैनेजमेंट का कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है जो ये एथिकल कोड बना और मैनेजर्स के लिए कंपलसरी करे, और इसीलिए ये फीचर भी फिलहाल मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। कल उठ के अगर मैनेजमेंट का एसोसिएशन बन गया, उनकी मेंबरशिप कंपलसरी बन गई, तो ये फीचर भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अगर आप कोई भी प्रोफेशन की बात करो, प्रोफेशनल्स का काम होता है अपने लोगों को एक्सपर्टाइज सर्विस देना, तो प्रोफेशनल्स जो है ना सर्विस मोटिव से प्रोफेशनल बनता है। बट मैनेजमेंट का तो मोटिव है कंपनी के गोल्स पूरे करना ना, तो प्रोफेशनल्स में सर्विस मोटिव है, मैनेजमेंट का मोटिव है टू अचीव द गोल्स ऑफ द कंपनी। दोनों का मोटिव अलग है ना, पर्पस अलग है, तो इसीलिए ये फीचर भी मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। देखा जाए तो सिवाय एक फीचर प्रोफेशन का कोई भी फीचर मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है, इसीलिए आप बहुत ही इजीली कंक्लूड कर सकते हो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। लेकिन बेटा एक चीज है ना यहां पे ध्यान रखनी जरूरी है, बट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। देखो बेटा एक चीज को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि मैनेजमेंट फिलहाल प्रोफेशन नहीं है, बट अगर कल उठ के ये जो फीचर्स है, जैसे AIMA बन चुका है, कल उठ के उसकी मेंबरशिप कंपलसरी हो सकती है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो सकती है, कल उठ के लोग कह सकते हैं भाई MBA तो आप मैनेजर बन सकते हो, तो फ्यूचर में मे बी नेक्स्ट 10 साल में हो सकता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन बन जाए। इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, आगे जाके बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते बेटा, जो कि है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट क्या है अब समझ गए। मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेना, लोगों से काम करवाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। लेकिन मैनेजमेंट को अब 3 लेवल्स में क्लासिफाई कर सकते हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये लेवल्स कौन से बेसिस पे बनाए जाते हैं वो समझो। तो जब भी हम मैनेजमेंट लेवल्स बनाते हैं, तो ये जो लेवल्स है कि टॉप लेवल है या मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है, वो बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। बेटा अथॉरिटी का मतलब क्या? अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू टेक डिसीजंस, या तो डिसीजन मेकिंग पावर आप इसको कह सकते हो। तो बेटा अगर आपके पास अथॉरिटी है, इफ यू हैव डिसीजन मेकिंग पावर, इफ यू हैव द पावर टू टेक डिसीजन, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या आप टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। जिनके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो पूरे कंपनी लेवल पे डिसीजंस लेते हैं, वो सभी लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है। किस में आ जाते हैं मेरे दोस्त? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। जैसे कंपनी के CEO है, CFO है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है। ठीक है, ये सभी लोग जो है जिनके पास टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन द कंपनी होती है, जो पूरे कंपनी लेवल पे डिसीजंस लेते हैं, वो सभी लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। उनके अंडर जिनके पास उनसे थोड़ी सी कम अथॉरिटी होती है, उसको हम कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कभी भी कंपनी लेवल डिसीजंस नहीं ले पाते, सिर्फ और सिर्फ उनका जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट के ही डिसीजन ले सकते हो। आप प्रोडक्शन में क्या होगा, फाइनेंस में क्या होगा, ये डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसे केस पे आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हो। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बेटे सारे डिपार्टमेंटल हेड्स या डिविजनल हेड्स होते हैं, जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और उसके सारे डिसीजन लेते हैं। उनसे नीचे जिनके पास उनसे कम अथॉरिटी होती है, वो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। आप इसको लोअर लेवल भी कह सकते हो, या तो आप इसको ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हो। ठीक है, तो लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल में कौन आता है? जो एक तरीके से वर्कर्स को सुपरवाइज करता है। तो जो फैक्ट्री वर्कर्स है वो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते, एम्प्लॉयज कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते, क्योंकि उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है। उनको बस जो काम बोला गया वही करना है, वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए याद रखना, एम्प्लॉयज वर्कर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉयज की ज़रूरतों को समझना, उनके जो प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस पास करना है, उनको जो इंस्ट्रक्शंस देना है, ये जो लोग होते हैं ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जो एम्प्लॉयज के साथ डायरेक्टली डील करता है। ठीक है, अब
सारे जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनके कुछ काम होते हैं जिनको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे वैसे तो काम होते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट अगर फंक्शंस की बात करूं तो टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी डिसाइड करना, मेरे कंपनी के गोल सेट करना, मेरे कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट सेट करना, ये टॉप लेवल का काम है। सिमिलरली कंपनी लेवल पे जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी है, गोल्स अचीव करना है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, कंपनी में डिफरेंट पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, तो ये कंपनी लेवल पे प्लानिंग पॉलिसी बनाना ये टॉप लेवल करता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन्स वर्किंग एट द मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल में जो भी डिपार्टमेंट्स है, कौन क्या काम करेगा, किसका क्या टारगेट होगा, किसका क्या रोल होगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड, मेरे कंपनी को परफॉर्म करने के लिए या काम करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, मशीनरी चाहिए, फिक्स एसेट्स चाहिए, जगह चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर चाहिए, सारे एसेट्स को खरीदना, इसके डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कंपनी सर्वाइव करे, मेरी कंपनी का खर्चा निकलते रहे, प्रॉफिट कमाए, ग्रो करे, एक्सपांड करे, इसकी जिम्मेदारी टॉप लेवल के कंधों पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लियासन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा, तो कंपनी से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो मीडिया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, बहुत सारे जो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं उनके साथ मिलना, डिस्कशंस करना, बिजनेस डिस्कस करना, या उनके साथ पार्टनरशिप्स करना, ये सब कुछ हमेशा टॉप लेवल का काम है। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, मतलब जो भी मेरे ऑफिस में या जो भी मेरे कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से अलग अलग काम हो रहा है, वो सभी काम को कोऑर्डिनेट करना, सभी चीज़ें सही तरीके से सिंक्रोनाइजेशन में चले, सभी चीज़ें टुवर्ड्स अ गोल मूव हो, ये ध्यान में रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है चेंज होते रहता है, तो ये चेंजेस को एनालाइज करना, कब कहाँ क्या चेंज हो रहा है, उसका मेरे बिजनेस पे क्या असर होगा, हम उसके लिए क्या एक्शन लेंगे, ये स्ट्रैटेजीज बनाना भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें सबसे आता है पॉलिसीज एंड प्लान बनाना, बट कंपनी के लिए नहीं, अपने डिपार्टमेंट के लिए और लोअर लेवल के लिए। ठीक है, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज बट फॉर देयर डिपार्टमेंट ओनली, देखो फर्क यही है, टॉप लेवल भी काम वही करता है बट वो पूरे कंपनी लेवल पे करता है, और ये जो काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो अपने डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ कर पाता है। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज, मेरे डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज चाहिए, कोई छोड़ के चला जाता है तो नया लाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको काम सिखाना, मेरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग सब मेरे को देखना है। मोटिवेटिंग द पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटीज, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखना, एनकरेज करना कि वो अपना बेस्ट दे, वो अच्छे से काम करे, एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करे, ये मुझे देखना है। नेक्स्ट है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, देखो बेटा जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो एक डिपार्टमेंट अकेला गोल्स अचीव नहीं कर सकता, तो मैं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, कोऑपरेट कर साथ मिलकर कंपनी के गोल्स अचीव करने हैं। ठीक है, आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट जो कि है आपके फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल, जिसको आप सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हो। सबसे पहले फंक्शन है वर्कर्स को रिप्रेजेंट करना, वर्कर्स की जो भी तकलीफें हैं, ग्रीवेंसेस मतलब उनकी तकलीफ है, तो उनकी जो भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, उनको मिडिल लेवल या टॉप लेवल तक पहुंचाना। नेक्स्ट है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, देखो बेटा वर्कर्स के लिए वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, इसके लिए जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, वो करके वर्कर्स को अच्छी कंडीशंस देना, वर्किंग कंडीशंस, और वर्कर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना, ये उनका काम है। लुकिंग एट द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स की हमेशा सेफ्टी को ध्यान में रखना, मशीन्स को प्रॉपरली मेंटेन करते रहना, बिल्डिंग्स को प्रॉपरली मेंटेन करना, उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स देना, ट्रेनिंग देना, बेसिकली वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देना। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन करते वक्त प्रोडक्ट जो बन रहा है स्टैंडर्ड क्वालिटी का बन रहा है, सही तरीके से बन रहा है, ये ध्यान देना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स, बेसिकली वर्कर्स को हमेशा मोटिवेटेड रखना, कभी कभी ऐसा होता है जैसे त्योहार वहार है, कभी बड़ा ऑर्डर आ गया तो ज़्यादा काम होता है, तो वर्कर्स को कॉन्स्टेंटली इंकरेज करना, मोटिवेटेड रखना कि भाई वो अच्छे से काम करते रहे। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वर्कर्स की सेफ्टी देखना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखना, जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना पीना बना रहे हो तो वर्कर्स ने ग्लव पहने हैं, वो कैप पहनी है, वो ध्यान में रखना। साथ ही साथ यहाँ पे जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें एफिशिएंसी लाना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मिनिमाइज करना, कहीं पे लग रहा है कि हाँ ये वर्कर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है, तो वो करवाना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। देखा जाए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस पूरे कंपनी लेवल पे है, मिडिल लेवल के सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को लेकर है, एंड लोअर लेवल को वर्कर्स को लेकर फंक्शंस परफॉर्म करना है। ठीक है,
चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज वेर यू परफॉर्म इंटर रिलेटेड फंक्शंस। इंटर रिलेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। साथ ही फंक्शंस को ना सीक्वेंस में लिखना इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसीलिए फंक्शंस को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? POSDC। क्या बोलोगे? POSDC, जहां पे P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing and C stands for controlling। ये सीक्वेंस में जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लानिंग के पहले ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजिंग के पहले डायरेक्टिंग नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, 5 उंगलियों की तरह। ये पांचों फंक्शंस को परफॉर्म करके मैनेजमेंट कोशिश करता है कि कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव या पूरा कर सके। इसलिए हम इसको कहते हैं 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पे प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? पहले से डिसाइड करना, इसलिए हम कहते हैं थिंकिंग इन एडवांस। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। कंपनी जब भी गोल से टारगेट सेट करती है, अभी गोल से टारगेट सेट करने से वो पूरे नहीं हो जाएंगे, तो मुझे वो गोल पूरा करने के लिए क्या करना होगा, कब करना होगा, कैसे करना होगा, कौन क्या काम करेगा कि गोल्स मैं पूरे कर सकूं, इन सबको पहले से डिसाइड करना, इसी को कहते हैं यहाँ पे प्लानिंग। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा प्लानिंग जो है इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस, क्योंकि ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। हम हमेशा आने वाले कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि भाई कौन कब कहाँ क्या काम करेगा कि हम कंपनी के जो भी गोल्स है, जो भी टारगेट्स है, उसके हम यहाँ पे अचीव कर सके, ठीक है। सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग। अब मैंने प्लानिंग तो कर ली कि कब कहाँ कौन क्या काम करेगा कि हम कंपनी के गोल्स अचीव कर सके। अब उसके बाद ये डिसाइड होगा कि पहली चीज प्लानिंग के मुताबिक काम करने के लिए रिसोर्सेज लगेंगे, तो जो भी मैन मटेरियल मशीनरी है, रिसोर्सेज अरेंज करना है काम के मुताबिक, वो अरेंज करना जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजिंग की है। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि भाई अगर आप एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो, एक कंपनी सेटअप कर रहे हो, अच्छा मेरी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ मेरी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा, तो मेरे कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में कितनी पोजीशंस होगी, ये डिसाइड करना, इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना कि भाई कंपनी का एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना कि इसमें इतने डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में इतनी पोजीशंस होगी, एंड सो ऑन, राइट। देन आता है द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। देखो बेटा यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग करके आप एक स्ट्रक्चर तो बना देते हो कि इतने डिपार्टमेंट्स होंगे, इतनी पोजीशंस होगी, लेकिन जब तक वो पोजीशंस फिल नहीं होती, जब तक लोग नहीं आते कि आप काम कर सकते हो, तो स्टाफिंग का काम होता है जो भी जॉब पोजीशंस है कंपनी में। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होगा, एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, एक लीडर होगा और 5 एम्प्लॉयज होंगे। अच्छा तो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, लीडर, 5 एम्प्लॉयज लाने तो पड़ेंगे ना, तो उसके लिए हम स्टाफिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज को चूज करके अपने कंपनी में नौकरी देना, इसको हम यहाँ पे कहते हैं स्टाफिंग। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में आपकी बेसिक तैयारी हो गई, कब कहाँ क्या करना है प्लानिंग में डिसाइड हो गया, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज अरेंज हो गए, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, स्टाफिंग ने वो स्ट्रक्चर को फुलफिल कर दिया, मतलब जो भी वेकेंट पोजीशंस थी पूरी भर दी विद द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। अब होता है एक्चुअल काम की शुरुआत। याद रखना डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन विच इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है। देखो डायरेक्टिंग क्यों इनिशिएट्स एक्शन कहते हैं या डायरेक्टिंग पे क्यों एक्चुअल काम की शुरुआत होती है, क्योंकि डायरेक्टिंग करते वक्त देन आप एक्चुअल काम की शुरुआत करोगे जहां पे आप अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दोगे। अच्छा मेरे पास एम्प्लॉयज है, मेरे पास प्लान है कि हमें कब क्या काम करना है, तो प्लान के मुताबिक मैं वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दूंगी कि भाई आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। काम करने के लिए रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजिंग ने लाके दिए हैं, वो मैं उनको अलॉट करूंगी। तो डायरेक्टिंग में हम वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम उनको काम बताते हैं और उनसे काम करवा के लेते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हम पूरे कर सकें। तो डायरेक्टिंग पे एक्चुअल काम की जो है शुरुआत होती है। फिर आता है आपका सबसे लास्ट फंक्शन, दैट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। देखो बेटा एक चीज समझो, कंट्रोलिंग है ना बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड। कंट्रोलिंग
ensures that plans are followed। देखो बेटा, कंट्रोलिंग का ना बस एक ही काम होता है कि चीजें प्लान के मुताबिक चले। तो आपने प्लान बनाया, कब कहाँ क्या कैसे होगा वो आपने एडवांस में डिसाइड कर रखा है। डायरेक्टिंग में काम की शुरुआत हो चुकी है। अब डायरेक्टिंग में जब काम की शुरुआत होती है तब कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। कंट्रोलिंग ये ध्यान में रखता है कि अब जो भी काम कर रहे हो वो काम आपके प्लान के मुताबिक हो, कहीं पे भी चीजें ना बदले, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि चलो हम प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे, प्लान से अलग चल रहे हैं, नहीं। तो कंट्रोलिंग का काम होता है चीजें प्लान के मुताबिक हो, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं चल रहा है तो ये देखना क्यों और उसको सही करना। ठीक है, तो ये है 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? POSDC। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, जो कि है आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सबसे पहले ये समझना है कोऑर्डिनेशन मतलब क्या। देखो बेटा, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और हर एक व्यक्ति, हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम होता है। लेकिन एंड में सभी डिपार्टमेंट और सभी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनका पर्पस या गोल एक ही होता है कि कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को पूरा करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग जो भी काम करें मिलकर टुवर्ड्स वन डायरेक्शन करें, दैट इज टू अचीव द गोल्स ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन सारे एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, जोड़ता है, सारे एक्टिविटीज एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही एम के साथ चले कि हमें कंपनी के गोल्स अचीव करने हैं। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कहा जाता है, मतलब एक मैनेजमेंट में एक स्टेटमेंट है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटा, हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो अभी अभी मैंने पढ़ाया 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling। तो बेटा 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है एंड ये पांचों फंक्शंस को मिलकर परफॉर्म कर हम कंपनी के गोल्स यहाँ पे अचीव कर सकता है। तो जब हम ये पांचों फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, सारे फंक्शंस परफॉर्म करते वक्त कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैंने प्लानिंग किया तो प्लानिंग के मुताबिक ऑर्गेनाइजिंग करना है, मतलब उस मुताबिक रिसोर्सेस लाने हैं, उस मुताबिक मुझे स्टाफिंग करना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है, इसलिए हम कहते हैं इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा कारण यह है कि कोऑर्डिनेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है आपके: टॉप लेवल, देन यू हैव द मिडिल लेवल, देन यू हैव द लोअर लेवल। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट जब भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है तो मिडिल लेवल को बताता है, मिडिल लेवल उसको समझता है, फिर उसको लोअर लेवल को बताता है। तो तीनों के बीच पे कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, वरना टॉप लेवल कुछ और प्लान बना रहा है, मिडिल लेवल कुछ और कर रहा है, लोअर लेवल को कुछ पता ही नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। तो तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, इसलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट रीजन है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स पूरे करना चाहता है, सक्सीड करना चाहता है, कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो बिकॉज कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शंस पे रिक्वायर्ड है, सारे लेवल्स पे रिक्वायर्ड है और इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं बन सकता, इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। अब चाहो तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कह सकते हो, वन एंड द सेम है। सबसे पहला फीचर है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखो बेटा, एक चीज समझो, कोऑर्डिनेशन तभी चाहिए जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो या टीम्स में काम कर रहे हो। एक सिंगल व्यक्ति है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति बिजनेस को चला रहा है, तो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, राइट? जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो, एज अ टीम काम कर रहे हो, 10 जन मिलकर एक गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तब कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट? सेकेंड फीचर है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। देखो, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, बट सबका मेहनत और काम एक ही डायरेक्शन में हो, सब लोग एक ही गोल, एक ही ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, इसके लिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है यहाँ पे इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो बेटा ऐसे नहीं होता है कि कोऑर्डिनेशन बस शुरुआत में चाहिए या सिर्फ अंत में चाहिए, नहीं, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस रिक्वायर्ड है। आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आप कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हो, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है और इसीलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाता है, राइट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, ऑल फंक्शंस में रिक्वायर्ड है, तो वो हर जगह मौजूद है। परवेसिव मतलब क्या, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो बिकॉज वो ऑल लेवल्स एंड ऑन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे मौजूद होता है, ऑल फंक्शंस में मौजूद होता है, तभी हम कहते हैं वो परवेसिव फंक्शन है, हर जगह मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। देखो बेटा कंपनी के गोल अचीव करना है ना, तो सबको मिलकर करना है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब एक मैनेजर कोऑर्डिनेट करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। जब सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट करके, जब सभी एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेट कर मिलकर एक डायरेक्शन में टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी काम करेंगे, तब वो अचीव होगा। तो सारे मैनेजर्स को मिलकर ही कोऑर्डिनेशन करना है, सिर्फ टॉप लेवल करेगा, सिर्फ लोअर लेवल करेगा तो नहीं होगा, सभी को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये बेटा डेलिब्रेट मतलब क्या, पर्पसफुल, कि कोऑर्डिनेशन हो नहीं जाता, आपको मेहनत करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके अपने एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, कंटिन्यूसली कॉन्शियस एफर्ट्स डाल के मैनेजर्स को कोशिश करनी पड़ती है कि चीजें कोऑर्डिनेशन के साथ हो। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, मेहनत लगती है, कम्युनिकेशन लगता है, एफर्ट्स लगता है, करना पड़ता है, हो नहीं जाता, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप इसको सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि कोऑर्डिनेशन के रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है, क्योंकि आजकल जो बिजनेसेस है वो ग्रो हो रहे हैं इन साइज, ठीक है। छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम लोग हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व है तो कोऑर्डिनेशन कम रिक्वायर्ड है। लेकिन आज की तारीख में लार्ज स्केल कंपनीज है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, ये ओपन होते जा रहे हैं। लार्ज स्केल बिजनेस में बहुत सारे डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट के अपने गोल्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी को कोऑर्डिनेट करना सो दैट हम कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, देखो बेटा हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उनका काम है मार्केटिंग एंड प्रमोशन करना। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है कि भाई मेरे जो भी एम्प्लॉयज है उनका सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका मोटिवेशन, उनका सेटिस्फैक्शन देखना। कहने का मतलब ये है कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक्सपर्टाइज है, अपना रोल है, अपना काम है, लेकिन जब सब डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे तब तो कंपनी के गोल्स अचीव होंगे ना। तो इसीलिए अपने काम पे से फोकस नहीं करना, ओवरऑल कंपनी के गोल्स पे फोकस करके काम करना, इसीलिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। लास्ट रीजन है स्पेशलाइजेशन। देखो बेटा स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, अब कोई भी व्यक्ति है वो कोई ना कोई फील्ड में हो सकता है कि स्पेशलाइज हो, ठीक है। जैसे मार्केटिंग मैनेजर है तो उसकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में होगी, प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसकी स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन में होगी। लेकिन ये सभी के काम को, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके पूरी कंपनी एकजुट एज अ टीम टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी काम करे, ये कोऑर्डिनेशन ध्यान में रखता है कि भाई हम सबके एक्सपर्टाइजेस को मिलाकर गोल्स ऑफ द कंपनी पूरा कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने चैप्टर को यहाँ पे बहुत इन डिटेल विद एग्जांपल समझाने की कोशिश की है, तो वो यहाँ पे पूरी हुई होगी। बाकी अगर आप चाहते हो, आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, कोई भी तकलीफ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा था थ्रू आउट द लेक्चर, उसका भी जवाब हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो भी बता देना, आगे कोई भी रिक्वेस्ट हो तो भी बता देना, पूरी कोशिश करेंगे उसको भी पूरा करने की। बाकी आज के लिए यहीं पे बाय, सी यू एंड टेक केयर।